न्यूज़पेपर आउटलेट वॉल स्ट्रीट जर्नल पे फ्रंट पेज की एड आई। वहां पर लिखा था कि इंडिया के वित्त मंत्री सहित कई जो और ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए यूएस गवर्नमेंट। और इसके रिस्पांस में भारत की तरफ से रिप्लाई ये आया कि ये अपने आप में अटैक है ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, जो हमारी संप्रभुता है, इस पर आक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी। नाउ अगेन ये बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स हैं, और ये जो हैवी वर्ड्स हैं ये यूज किए हैं भारत सरकार में एक सीनियर एडवाइजर ने। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो एड है ना, ये अपने आप में इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है। अब ये आपके सामने न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे अखबार है, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से यूएसए में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो फिजिकल न्यूज़पेपर है ना, आपने देखा होगा काफी बार इंडिया में जो अखबार है वहां पे फ्रंट पेज पर या फिर इवन अखबार के अंदर भी एक फुल पेज ऐड आती है, किसी नई मूवी की, किसी नए शो की, या फिर अगर मान लो कोई कंपनी है वो कुछ एडवर्टाइज कर रही है। तो उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार पे ये फुल पेज ऐड आई, और यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है वांटेड। नीचे यहाँ पर ये भी लिखा है मोदीज मैग्निट्स्की 11। अब ये जो मैग्निट्स्की 11 है ना, इसका रिलेशन डायरेक्टली रशिया से है, ये भी आपको बताऊंगा ये क्या कहानी है। मगर आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि ये ऑफिशियल्स हैं इंडिया के जो इंडिया को बनाते हैं निवेश करने के लिए एक अनसेफ जगह। ये जो अपने आप में एडवर्टीजमेंट है ना, ये कह रही है कि भारत निवेश करने के लिए असुरक्षित देश है। आप सोच कर देखिए, तो ये भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे अटैक ही है, क्योंकि हमें आज के समय निवेश चाहिए। हम चाहेंगे कि यूएसए की कंपनीज इंडिया में निवेश करें, और आज के समय एक ऐसे टाइम में जब यूएसए में हमारी वित्त मंत्री है और वो वहां पर इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, एक ऐसी एड आ जाए यूएसए के लीडिंग न्यूज़पेपर में कि जी इंडिया एक असुरक्षित जगह है निवेश के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे ये एड में लिखा है कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण, उसके अलावा जो इसरो की कमर्शियल आर्म के चेयरमैन है, एंथ्रेक्स कॉर्प के चेयरमैन, इनको, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज, कई और ऑफिशियल्स, इन सब पर यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन भी इंपोज कर दे। नाउ एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एड है ना, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद नहीं छापी। हालांकि इस एड को अप्रूवल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। मेरे हिसाब से ऐसी एड को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, जहां पर यह बात की जा रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक फ्रेंडली कंट्री के मिनिस्टर्स पर सैंक्शंस इंपोज कर दे। मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एड पब्लिश हो गई, तो ये बात अभी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि इस एड से बाइडेन का कोई रिलेशन नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये एड एक्चुअली पब्लिश करी है अमेरिका के एक एनजीओ ने। इस एनजीओ का नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे एड के नीचे इनका लोगो भी है, फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। इन लोगों ने पैसा दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को और फिर ये एड छपी। मगर भारत में लोग फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम पर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक मखौटा है, ये एक यूएस का संगठन है जिसको आप डोनेशन दोगे वो कोई भी एड पब्लिश करवा देगा। इस एड के पीछे जो असली आदमी है, जो इंडियन आर्टिकल्स में जिस पे आरोप लग रहे हैं कि इसने ये एड पब्लिश करवाई है, वो है रामचंद्र विश्वनाथन। यहाँ पे आप देख पाओगे रामचंद्र विश्वनाथन, हु रैन एंटी इंडिया एड अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर। पाओगे ये है विश्वनाथन। अब आप एक माइंड में सोचोगे वेट, हमें तो लग रहा था कि यूएस की कोई ये साजिश है कि हमारे जब वित्त मंत्री गई जब यूएसए में, तब इन्होंने ये एड छपवा दी। मगर रियलिटी में इस एड के पीछे एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक है ये विश्वनाथन। तो ये सब क्यों हुआ, इनको क्या तकलीफ है इंडिया में निवेश से, ये क्यों चाहते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स पर सैंक्शन लगे? आपको जाना होगा 2004 में, आपने ओवर द इयर्स ना बहुत बार आर्टिकल में सुना होगा एंथ्रेक्स देवास केस। इसको काफी बार इसरो देवास केस भी कहते हैं, जिसमें दो मेन पार्टीज है, एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन जो इसरो का कमर्शियल आर्म है, उसके अलावा देवास मल्टीमीडिया। इन दोनों के बीच में दुनिया भर के कोर्ट्स में, चाहे अमेरिकन कोर्ट हो, कनेडियन कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट, कई सालों तक लीगल बैटल हुई। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो देवास ये जो कंपनी है, इस कंपनी से क्या रिलेशन है विश्वनाथन का? देखिए विश्वनाथन सीईओ थे देवास कंपनी के, और देवास ने एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू इसरो के साथ 2004 में एक एग्रीमेंट किया जिसके अंदर इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा इस कंपनी के लिए, और ये कंपनी वो सैटेलाइट यूज करेगी। बाद में करप्शन का इशू सामने आ गया, और 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये जो सारी डील थी ये कर दी कैंसिल। विश्वनाथन जो उस वक्त लीड कर रहे थे देवास को, इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अब मैं केस करूंगा, हर जगह केस करूंगा, और इन्होंने किया भी। जैसे मैंने आपको बताया यूएस, कनाडा, दुनिया भर में इन्होंने केस किया एंथ्रेक्स पर, और कई जगह वैसे ये केस जीते भी। मगर इन दी एंड भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बाकी कोर्ट्स पर भारी पड़ गई। भारत में आज भी विश्वनाथन को देखा जाता है देवास कंपनी के फॉरवर्ड सीईओ के रूप में, जो दसियों हजार करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व है, जिनका नाम बताया जाता है कि स्कैम में आया था। उसके अलावा भारत में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्होंने इनकी कंपनी का ऑक्शन भी करवा दिया था जून महीने में इसी साल। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इन्हें एक भगोड़ा भी घोषित कर रखा है, मतलब कि इंडिया में स्कैम करेंगे। कि विश्वनाथन क्यों नाराज है करंट गवर्नमेंट से? बेसिकली इंडिया से ही इनकी नाराजगी क्यों है, ये चाहते नहीं है कि भारत में निवेश हो। लिख रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया एक अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट, क्योंकि भारत में इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। विश्वनाथन का ये कहना है यूएसए में कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया में, ये इनके पीछे पड़ी है, ये ज्यादा अग्रेसिवली इनको डील कर रही है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या कर रखा है कि यूएसए में बहुत सारे जो एनजीओ है उनको फंडिंग दे दी, उनके साथ मिलकर काम किया, और ये कोशिश करनी स्टार्ट कर दी कि यूएसए के एक सर्टेन एक्ट के अंडर इंडिया पे सैंक्शन लग जाए। अब ये एक्ट कौन सा है? ये है ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी जान के आपको काफी ताज्जुब होगा। ना पहली बात तो ना मैग्निट्स्की एक्ट के बारे में जानने से पहले एक बात समझ लो कि जितना करप्ट इंडिया है ना,
उससे कई गुना ज्यादा करप्ट आपको मिलेगा रशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आप अगर देखोगे तो जहां पर भारत की रैंक है 180 में से 85 की, जो अपने आप में बहुत अच्छी रैंक नहीं है, मगर रशिया की रैंक आप देखोगे तो 136 है। और इसका रीजन ये है कि रशिया में जो जुडिशरी है ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। 2009 में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ। रशिया में एक टैक्स लॉयर थे सर्गेई मैग्नित्स्की के नाम से। कई लोग पूछते हैं कि रशिया में सिर्फ दो ही नाम होते हैं क्या, सर्गेई व्लादिमीर। ये मैं भी सोचता हूँ काफी बार, मतलब 3-4 नाम इनके फेमस है, मिखाइल, सर्गेई, व्लादिमीर, उसके अलावा ज्यादा नाम दिखते नहीं इनके। खैर, तो सर्गेई मैग्नित्स्की ये रशिया में एक टैक्स लॉयर। इन्होंने देखा कि रशिया में करोड़ों रुपए का करप्शन हो रहा है और रशियन टैक्स ऑफिशियल्स चुपचाप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का करप्शन करके बाहर के बैंक्स में पैसा स्टोर कर रहे हैं। जब मैग्नित्स्की ने ये इशू रेज करने की कोशिश करी तो रशिया में तंत्र इतना ज्यादा ताकतवर है कि इन रशियन टैक्स ऑफिशियल्स ने ना करप्शन, इंटरनल करप्शन जुडिशरी के साथ करके वापस मैग्नित्स्की पर ही केस कर दिया और इन पे आरोप लगा दिया फ्रॉड का। मैग्नित्स्की को उसके बाद जेल हो गई और जेल में इनको कई बीमारियां हो गई। रशियन गवर्नमेंट ने इनका इलाज करवाने से मना कर दिया और फिर जेल में ही एक दिन इनकी मौत हो जाती है। नाउ मैग्नित्स्की का जो केस है ये यूएसए को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो यूएसए में बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इस केस को पिकअप कर लिया और इन्होंने ये सोचा कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार को टारगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये केस। इसी आदमी के नाम पर ना हम यूएसए में बनाते हैं एक कानून और उस कानून के अंदर हम रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोग हैं उन पर से जन्म हुआ मैग्नित्स्की एक्ट का। और व्लादिमीर पुतिन आप इमेजिन कर सकते हैं नफरत करते हैं मैग्नित्स्की एक्ट से, क्योंकि जब भी इस एक्ट का मेंशन होता है रशियन मीडिया में लोगों को याद आती है सर्गेई की कि किस तरीके से उसने करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश करी, अंत में उस पर ही केस हो गया और वो जेल में मारा गया। तो अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एड पब्लिश हुई है ना, वहां पर ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं कि जो मैग्नित्स्की के साथ हुआ था ना वही विश्वनाथन के साथ हो रहा है, जबकि दोनों केसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर इससे हमको यह भी दिखता है कि यूएस मीडिया कितना ज्यादा इररिस्पांसिबल है, क्योंकि इस एड में पहली बात तो मैग्नित्स्की जो एक बहुत ही सैड केस था उसका यूज किया जा रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। फिर आगे ये यहाँ पर ऐड करते हैं कि इंडिया अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट, फिर ये सैंक्शंस की भी डिमांड करते हैं मैग्नित्स्की एक्ट के अंडर ही। तो इतना कुछ एक आदमी यहाँ पर करवा रहा है यूएसए के अखबारों में, और यूएसए के अखबारों ने सिंपली ना यहाँ पर यही किया है कि ऊपर लिख दिया पेड एडवर्टीजमेंट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका का जो मीडिया है ये वेपनाइज हो चुका है? कोई भी अगर मान लो भारत से भागता है, किसी पर आरोप लगे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी और टाइप के आरोप लगे हैं, वो यूएस में जाकर इस टाइप की एड पब्लिश करवा सकता है और भारत के बारे में ये सब लिख सकता है। इज इट अलाउड? तो ये एक ऐसा इशू है जो अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपर्ली रेज करे यूएसए के साथ कि आपका जो मीडिया है ये क्या ऐसी बातें ओपनली पब्लिश कर सकता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर कि भारत पे सैंक्शन लगा दो, भारत पे निवेश मत करो। ये तो कोई ऐड भी नहीं हुई, ये तो क्लियरली एक प्रोपेगेंडा है। तो क्या यूएस एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट अपने मीडिया में ये प्रोपेगेंडा अलाउ करेगा या नहीं करेगा? ये हाई लेवल पर ये बात उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बार ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो बहुत से लोग हैं यूएसए में और देशों में वो इसी तरीके से भारत को टारगेट करना चाहेंगे एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।